अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। बहुत अहम डेवलपमेंट्स आज, गोया ये कि इतवार का रोज़ है, अपेरेंटली छुट्टी का, लेकिन सियासत में छुट्टी आज भी नज़र नहीं आई, बल्कि खासा एक गहमा गहमी से भरपूर दिन रहा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कराची जलसा है वहाँ पर भी जो ये छोटा सा शॉर्ट एंड स्वीट, इसको क्या कहें, इसको हनीमून कह लें आप, पीपल्स पार्टी और PTI का, वो आज ख़त्म हो गया। PTI की जो क़यादत है, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी हैं, इस वक्त शदीद तरीन तनकीद कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट पर कि ये कौन सी इजाज़त थी, आपने डबल गेम खेला हमारे साथ, रास्ते रोके, हैदराबाद से जो क़यादत आ रही थी उनको रोका गया, रास्ते बंद कर दिए गए और फिर कह रहे थे कि हमने जी जलसे की इजाज़त दे दी है। साथ साथ सिंध हुकूमत का, उनका भी मौक़िफ़ बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं आपको जलसे की इजाज़त किसी सड़क पर नहीं दी है, बाग़े जिना में दी है, बाग़े जिना में जलसा करें, वहाँ तक महदूद रखें अपने जलसे को, अपनी सियासी सरगर्मी को, लेकिन सड़कों पे जलसे की इजाज़त नहीं है। बहरहाल ये एक बहुत अहम पॉइंट है कि अब जो एक बड़ी एक रोमांस इसे कह लें, शॉर्ट लिव्ड रोमांस दोनों जमातों के दरमियान नज़र आ रहा था, ठंडी हवाओं की झोंके नज़र आ रहे थे। हमारे दोनों गुज़िश्ता जो 2 रोज़ के प्रोग्राम्स थे, आपने सुना कि पाकिस्तान, हमने चूँकि इस पूरे मुद्दे को बड़ा थॉरली कवर किया था, पीपल्स पार्टी के तमाम तर जो लीडरान थे हमारे प्रोग्राम्स में आकर इसका क्रेडिट क्लेम करते रहे, अपनी सियासी रिवायात का भी हवाला देते रहे कि इससे एक डिफ़ाइन होती है चीज़ कि हम पंजाब गवर्नमेंट की तरह नहीं है। लेकिन ऐसा लग रहा है वही पंजाब गवर्नमेंट वाली तलखियाँ यहाँ पर भी अब खैर सामने आ रही हैं। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि एक वज़ीर आला मुराद अली शाह और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की मुलाकात का भी हमने सुना था कि वो होनी है, जिसकी दावत दी गई थी, लेकिन वो मुलाकात भी कहीं नहीं हुई, वो भी कहीं आते आते बीच में ही रह गई, और ऐसा लगता है कि मुलाकात के रास्तों में भी रुकावट डाल दी गई, या रुकावट जो है वो किसी न किसी की तरफ से डाली गई है। बहरहाल जो प्रॉब्लम्स हैं वो अब एग्जिस्ट कर रही हैं, और एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी आमने सामने हैं। अभी भी एज वी स्पीक जो सूरत हाल है वो ये है कि जो कायदीन हैं वो जलसागाह नहीं पहुँचे हैं, बहरहाल जो कारकुनान हैं वो वहाँ मौजूद हैं। और एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये भी है कि वहाँ ना कोई कुर्सियाँ एज सच लगाई गई हैं, ना वहाँ कोई स्टेज मौजूद है बाग़े जिना में। तो ये सवाल दोनों इतराफ़ से करेंगे कि क्या ये ऑर्गेनाइज़र्स ने, यानी PTI के जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं, उन्होंने ये बाग़े जिना को खुले मैदान की तरह छोड़ दिया और यहाँ जलसा कर रहे हैं, कोई साउंड सिस्टम हो, कोई किसी तरह का कोई इंतज़ाम हो, या फिर ये सिंध हुकूमत की तरफ से कोई पाबंदी है कि उन्होंने ये सब अलाउ ही नहीं किया, जलसे के इंतज़ामात ही अलाउ नहीं किए। बात क्या है, इसको जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम तो वी आर गोइंग बाय द फुटेजेस कि वहाँ पर जलसा गाह तो है, लेकिन जलसे के इंतज़ामात के नाम पर कुछ भी नहीं है, ना वहाँ स्टेज है, ना वहाँ कुर्सियाँ हैं। तो ये पता नहीं क्या इसके पीछे किसकी हिकमत है और क्या हिकमत है, जानने की कोशिश करेंगे। दोनों इतराफ़ से शदीद तरीन बयानात का तबादला भी चल रहा है, और अमिड ऑल दिस पंजाब फोरेंसिक लैब की एक बहुत दिलचस्प रिपोर्ट सामने आ गई है, जो है 9 मई और 10 मई हमलों से मुतालिक वज़ीर आला सुहेल आफरीदी समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई इंपॉर्टेंट रहनुमा, जिसमें इरफान सलीम हैं, तैमूर झगड़ा, कामरान बंगश, इनको नामजद किया गया है। और ये प्राइमरीली इसका ताल्लुक है रेडियो पाकिस्तान हमला केस से। रेडियो पाकिस्तान हमला केस पर ये बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ ऑब्जर्वेशंस बहरहाल मौजूद हैं। एक तो वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने खुद भी इसके ऊपर एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई दी है। रेडियो पाकिस्तान ने उस इंक्वायरी कमेटी को अदालत में चैलेंज किया हुआ है, और ये कहा हुआ है कि वही लोग इंक्वायरी कैसे कर सकते हैं जो कि मुलजिम हैं, जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि जी आपने हमला किया। और कुछ जो ये मुकदमात जो अलग अलग थानों में दर्ज थे, कुछ मुकदमात में बहरहाल इन तमाम ये जो मुलजिमान हैं जिनके नाम लिए गए हैं, इन तमाम हजरात की ज़मानत हो चुकी है। और अब ये एक जो कुछ वीडियोस थी, ये जो लैब भिजवाई गई थी, उनकी उस लैब की फाइंडिंग्स, पंजाब फोरेंसिक लैब की फाइंडिंग्स सामने आ गई हैं। क्या इसमें पॉलिटिकल किसी चीज़ का आंसर है, या ये फाइंडिंग्स जो हैं वो मज़ीद गले की हड्डी बन सकती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन रहनुमाओं के ख़िलाफ़ जो कि इसमें नामजद हैं, जिनके ऊपर कहा गया है इसमें वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के लिए कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, उनकी कोई मतलब उनके लिए कोई आने वाले दिनों में प्रॉब्लम्स लीगल उनके लिए क्वागमायर तो नहीं, एक नया कट्टा तो नहीं खुल जाएगा, और भी लोग हैं इसमें, वो भी कहीं इसकी जद में तो नहीं आ जाएंगे। बहुत सारे सवालात हैं। जो फाइंडिंग्स हैं वो देखते चलिएगा नाजरीन कि एग्जैक्टली फाइंडिंग्स क्या हैं, और हमने इन नुकात जो दूसरे तरफ का मौक़िफ़ है वो भी रेलिवेंटली एंड राइटली हमने उसको शामिल रखा है कि दूसरी तरफ जो यानी जो मुलजिमान हैं वो क्या कहते हैं अपने दिफा में। पंजाब फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट 9 मई के वाक़यात से मुतालिक वीडियोस की फोरेंसिक, अब ये बेसिकली भेजी गई थी वीडियोस लैब को, वीडियो की फोरेंसिक जांच का अमल मुकम्मल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा, इरफान सलीम की वीडियोज़ में मौजूदगी की तस्दीक, यानी ये पक्का एक वो हुआ है कि जो वीडियोज़ हैं वो एडिट नहीं की गई हैं।
गोइंग फॉरवर्ड, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रेडियो पाकिस्तान हमला केस में पुलिस से रिपोर्ट तलब की थी। पुलिस ने वीडियो तज्जिए के लिए पंजाब फोरेंसिक लैब भेजी थी। पंजाब फोरेंसिक लैब ने पेशावर पुलिस की दरख्वास्त पर 9 मई वाक़यात की वीडियोज़ और ऑडियो विजुअल्स का तज्जिया किया। रिपोर्ट पेशावर के थाना शर्की की भिजवाई गई। USB में मौजूद वीडियोज़ पर मबनी है, ये रिपोर्ट में दर्ज है। USB में मौजूद 16 वीडियोज़ हैं, उनका फ्रेम ब फ्रेम तजिया किया गया। मुतद्दद वीडियोज़ में किसी किस्म की एडिटिंग की शिकायत नहीं मिले, लेकिन चंद वीडियोज़ में लोगो और टेक्स्ट के इजाफे की निशानदही है। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी और इरफान सलीम की 2 वीडियोज़ में क्लिप्स जोड़ने के शवाहिद सामने आए हैं। रिपोर्ट, सोहेल आफरीदी की प्रोफाइल तस्वीर को 9 मई की वीडियो से मिलाकर देखा गया। सोहेल आफरीदी की प्रोफाइल तस्वीर और वीडियो में मौजूद शख्स एक ही है। इरफान सलीम की प्रोफाइल तस्वीर की भी वीडियोज़ में मौजूद होने की तस्दीक हो गई है। रिपोर्ट, कामरान बंगश की प्रोफाइल तस्वीर और वीडियो में मौजूद शख्स एक ही करार। तैमूर झगड़ा की प्रोफाइल तस्वीर और वीडियो में शख्स भी मुताबिकत उसमें भी पाई गई। तमाम तज्जिया सिर्फ विजुअल मवाद तक महदूद रखा गया। रिपोर्ट की तैयारी 19 दिसंबर से 23 दिसंबर 2025 के दौरान मुकम्मल की। PTI क़यादत ये कहती है, ये नाजरीन दोनों इतराफ़ का इस पर मौक़िफ़ है। पहले गवर्नमेंट का कि PTI क़यादत ये कहती है कि 9 मई वाक़यात की फुटेजेस एडिट शुदा हैं, लेकिन फॉरेंसिक साइंस रिपोर्ट ने इस झूठ का भांडा फोड़ दिया। तारिक फजल चौधरी। दूसरी तरफ मुकदमा ट्रायल के बाद खारिज हो चुका है। 2.5 साल बाद गैर मुसद्दिका वीडियोज़ की बुनियाद पर मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। वायरल स्क्रीनशॉट्स का रेडियो पाकिस्तान वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। तैमूर सलीम झगड़ा का फॉरेंसिक रिपोर्ट पर रद्द अमल। एक वीडियो, मजीद वो कहते हैं, एक वीडियो पेशावर की भी नहीं। ये मुहिम वज़ीर आला और उन अफराद के खिलाफ है जिन्हें कभी मुकदमे में नामजद नहीं किया गया। तैमूर सलीम झगड़ा। रेडियो पाकिस्तान में अब ये इरफान सलीम का भी मौक़िफ़ है। रेडियो पाकिस्तान में उस वक्त ट्रायल चल रहा है और तकरीबन फाइनल हो चुका है, लिहाजा ये एक प्रेशर टैक्टिक है। मेरे समेत ना वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी, ना तैमूर खान झगड़ा और ना ही कामरान खान बंगश इस रेडियो पाकिस्तान की FIR में नामजद हैं। इरफान सलीम। लेकिन इसमें ज़राए की जो बात है वो भी देख लें नाजरीन। 2024 में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तैमूर झगड़ा, कामरान बंगश, अरबाब आसिम और इरफान सलीम को 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक कुछ केसेस में बरी कर दिया था जो खान रज़ाक पुलिस स्टेशन में दर्ज थे। ये बरियत दरअसल तोड़ फोड़ से मुतल्लिक थी। ज़राए के मुताबिक मजीद ये भी है कि रेडियो पाकिस्तान हमले की FIR अलग है, इस पर कार्रवाई अब भी जारी है। जून 2025 में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गवाहों को तलब किया और जनवरी 2026 में केस की समाअत जारी है। लिहाजा तमाम केसेस जो हैं वो ख़त्म नहीं हुए। ये एक नाजरीन फैक्चुअल पोजीशन है कि कुछ केसेस में बहरहाल बरियत हुई है, लेकिन चूंकि मुतअद्दिद केसेस अलग अलग थानों में दर्ज थे, हर केस में बरियत नहीं हुई है। क्या अब आगे इन डेज टू कम ये प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है दीगर भी जो लीडरान हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट PTI के लीडर्स हैं जो इसमें नामजद हैं, और खुद वज़ीर आला सोहेल आफरीदी के लिए भी ये चीज़ बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है इन टाइम्स टू कम, अगर इसको लीगली जो है इसको नल एंड वॉइड उनकी तरफ के लोग या उनकी तरफ के वकला नहीं कर पाते हैं। ओवर टू आवर गेस्ट्स नाजरीन, दोनों इन तनाज़ात पे तमाम इतराफ़ के मौक़िफ़ शामिल करते हैं। यहाँ स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए समर हारून बिलोर साहिबा, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अपनी जमात की एक बड़ी रैशनल और लॉजिकल आवाज़ मस्ताए से। शुक्रिया समर साहिबा, थैंक यू आपकी प्रेजेंस के लिए। और नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर मिशाल यूसुफ़ज़ई हमें तमाम तर मुद्दे पे ज्वाइन करती हैं। वंस अगेन अपनी जमात में एक बड़ी बेबाक आवाज़ तमाम मामले पे अपनी जमात का मौक़िफ़ हमारे साथ अलग ऐलान रखेंगी। शुक्रिया आपका मिशाल साहिबा। और रज़ा हारून साहब नाजरीन पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन करते हैं। वंस अगेन बड़ी लर्नड अपनी जमात की तरफ से नुमाइंदगी करते हैं हमेशा। आज भी आपसे जानेंगे कि क्या मामलात हुए वहाँ भी, एंड ऑफ कोर्स पख्तूनख्वा की रिपोर्ट भी सामने है। आपको भी बहुत खुश आमदीद रज़ा साहब। समर साहिबा, आई विल बिगिन विद यू। एक शायद ये बात ज़ाहिर है मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता है या नहीं, लेकिन आई वुड लाइक टू ब्रिंग इट ऑन रिकॉर्ड कि तैमूर झगड़ा साहब से आप उनके रिश्तेदार भी हैं, आप उनकी ज़ाहिर है, लेकिन आप लोग बिल्कुल दोनों अलग अलग पार्टी से आप दोनों का ताल्लुक़ है। मुझे याद है एक मरतबा एक ईद शो पे भी एक हमारे ही प्रोग्राम में आपकी ये जो रिश्तेदारी थी ये बड़े इसके एक अच्छा ये इस्टेब्लिश भी हुई थी। लेकिन क्या मामला है ये मतलब क्या ये पॉलिटिकल कोई वेंडेटा है कि अब ये 2.5 साल बाद वो कह रहे हैं, याद आई है कि जी हम भी वहाँ मौजूद थे। वो उनका अपना मौक़िफ़ ये है कि वो उस रोज़ तो इस्लामाबाद में थे और वहाँ थे ही नहीं। देखिए, बेशक तैमूर मेरे रिश्तेदार हैं, अजीज़ हैं, लेकिन हमारी सियासत बाय चॉइस अलग अलग प्लेटफॉर्म से है, क्योंकि उनका नज़रिया अलग है, मेरा नज़रिया अलग है। एंड आई थिंक जिस एक्सट्रीम पे वो पहुंच गए हैं, तो हमारे नज़रियों का इकट्ठा होना
दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। मैं सिर्फ तैमूर की बात नहीं करूंगी मोना, लेकिन मैं आपको हल्फन कह सकती हूँ, मैं खुद पेशावर में मौजूद थी जिस दिन रेडियो पाकिस्तान का ये नाखुशगवार तरीन वाक़या हुआ। आई विजिटेड रेडियो पाकिस्तान द नेक्स्ट डे, आई वॉज इन्वाइटेड टू विजिट। जो वहाँ पे मैंने दहशत देखी, जो मैंने खौफ देखी, जो मैंने रबल देखा, मतलब पहले रेडियो पाकिस्तान को जलाया इसलिए गया था कि यहाँ ये जो बलवाई थे और ये जो पेशावर के जितने भी नॉमिनेटेड उस वक्त एक्स MPAs थे या टिकट होल्डर्स थे, क्योंकि आई थिंक ये खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन और इन्होंने जब अपनी असेंबली तोड़ दी थी, ये वो वाला टाइम था जब ये हुआ। They were trying to go enter cantonment and go to the red zone and go to कोर कमांडर हाउस, I see. जो कि यहाँ से कुछ मतलब चंद उसके फासले पे था। कोर कमांडर हाउस ये जा नहीं सके, गुस्से में ये लोग टर्न किए। पहले इन्होंने चागी के मेमोरियल को जलाया है, उसको आग लगाई है, जो कि पाकिस्तान के लिए, इस पूरे खित्ते के लिए एक बहुत मोमेंटस डे था। उसके बाद रेडियो पाकिस्तान गए हैं, लीडरशिप मॉब को आगे करके खुद पीछे हो गई है। और मॉब ने वहाँ के नल के, वहाँ के जो वर्कर्स थे, उनके स्वेटरों के बक्से, उनके कपड़े, इवन के किचन के सिंक तोड़ के इन्होंने वहां से नलके उतारे हैं। लेकिन आप ये एस्टेब्लिश करेंगे, एक तो ये बहुत खतरनाक बात है कि असल ये जा रहे थे कोर कमांडर, ये असल कोर कमांडर के घर जा रहे थे, वहां से रिपेल हुए टियर गैस और बहुत शदीद रबर बुलेट्स के साथ। तो इन एंगर एंड इन फ्रस्ट्रेशन दे वेंट ओवर देयर। हमारा विरसा इन्होंने जलाया। रेडियो पाकिस्तान से पाकिस्तान की जो फॉर्मेशन का एक मैसेज था, पश्तो में हुआ था, गनी खान बाबा की, बहुत सारे हमारे बहुत बड़े बड़े मुसव्विर की, पोइट्स की जो लिखाई थी, पोएम्स थी, वो सारा हमारा विरसा जल गया। एंड देन क्योंकि मैं हॉरिफाइड थी, जैसे बाकी पेशावर हॉरिफाइड था, उस दिन और अगले दिन टिकटॉक, फेसबुक भरा हुआ था। ये जो लोग मेंशन्ड हैं, रेडियो पाकिस्तान ने जो कोर्ट में केस चैलेंज किया, बिल्कुल ठीक चैलेंज किया है। ये सारे लोग उस मौके पे मौजूद थे। ये मैं नहीं कहूंगी क्योंकि मैंने देखा नहीं कि आग इन्होंने लगाई, लेकिन इस मॉब को ये लीड कर रहे थे। ये भी बड़ा ये मॉब को लीड कर रहे थे। 2-3 दिन इनके सोशल मीडिया पे वो सारे इमेजेस थे, लाखों लोगों ने देखे। लेकिन when it backfired, इनको 24 घंटे 36 घंटे बाद जब फील हुआ ये हमने गलत चीज की है, ये हमने पाकिस्तान की साख पे हमला किया है, शोहदा की हमने मेमोरियल्स पे हमला किया है, चागी के मेमोरियल पे हमला किया है, तो इन्होंने फिर डिलीट करने का सिलसिला स्टार्ट किया। लेकिन इनके जो वर्कर्स थे, इनके जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने तो नहीं डिलीट किया। एंड क्योंकि पता है कि ये कहेंगे इनकी तो हमेशा आदत है, ये झूठ है, तो पहले अब ये फोरेंसिक उस पर चली गई है। ये भी नोट कर ले, 13 साल से इस बदकिस्मत सूबे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, यहाँ पे हमारा अपना कोई फोरेंसिक लैब नहीं है। अगर होता तो इनके सूबे में इनकी निगरानी में ये हो जाते। ये सारी बातें दुरुस्त है, हम सब ने अपनी आंखों से देखी हैं। अब ये वो उनसे पीछे हटने मतलब की ये आप कोशिश ये कर भी रहे कह रही हैं कि ये भी बात वो गलत कर रहे हैं कि मैं इस्लामाबाद में था उस रोज। मैं सिर्फ उसको मैं उनको पिन पॉइंट नहीं कर रही, लेकिन ये मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो थे, अगर आप पेशावर में किसी आम इंसान को पकड़े और कैमरा उनको दें और पूछें कि जी रेडियो पाकिस्तान या 9 में 10 में को कौन था, तो वो आपको सारे नाम बता देंगे। ये सारे थे, ये बड़े प्राउडली अपने सोशल मीडिया पे अपनी वो एक्टिविटी को रिकॉर्ड भी कर रहे थे। लेकिन जब उन्हें प्रोबेबली लगा, तो मिशाल साहिबा आपने सुना कि असल इरादा था कोर कमांडर्स हाउस जाने का, जो कि जाहिर है इससे भी ज़्यादा संगीन चीज़ थी और इरादा भी बहुत संगीन था। तो अब इसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का आंसर या कोई भी चीज़ का आंसर कैसे आप कह सकते हैं या अलेज कर सकते हैं? ये भी बात उनकी दुरुस्त है कि अगर लैब होती पेशावर में या पख्तूनख्वा में तो इसका फोरेंसिक जांच भी इसकी वहीं हो जाती, पंजाब जाने की इसकी नौबत ही ना आती। बहुत शुक्रिया मोना साहिबा। मैं तो सबसे पहले मैंने बड़ी गौर से इनकी बातें सुनी। जब से MNA साहिबा ने PMLN ज्वाइन किए तो इनकी बात कोर कमांडर हाउस से कोर कमांडर हाउस पे ही ख़त्म हो जाती है। गलत बयानी का अंदाज़ा लगाएं कि रेडियो पाकिस्तान अगर आप चेक करें तो मशरिक़ की तरफ होगा और कोर कमांडर हाउस मगरिब की तरफ होगा। लेकिन इन्होंने क्या कमाल खूबसूरती से गलत बयानी करके अपना एक बयानिया पेश करने की कोशिश की है। हमने कभी भी नहीं कहा कि रेडियो पाकिस्तान पे हमला नहीं हुआ है।
ہم نے ریڈیو پاکستان پہ حملہ ہوا ہے, ریڈیو پاکستان کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اسی وجہ سے صوبائی حکومت نے ایک کمیشن بنایا, انکوائری کمیشن, جس میں صرف صوبائی حکومت نہیں ہے, صوبائی حکومت کی کیبنٹ نے وہ اپروو کیا اور اسمبلی کے فلور پہ وہ کمیٹی بنائی گئی ہے, جس میں پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ تمام پارٹی کے نمائندے ہیں جو ایم پی ایز ہیں, اور وہ اس کمیٹی میں شامل کیے گئے ہیں تاکہ اس کی پراپر طریقے سے انکوائری کی جائے کہ یہ ایکچولی واقعہ ہوا کیا تھا, کون اس میں ملوث تھے, کیا فیکٹرز تھے اور کیا فیکٹرز نہیں تھے. سمر صاحبہ نے بڑی خوبصورتی سے کہا کہ جی موب جا رہا تھا کور کمانڈر ہاؤس اور پھر جی وہ واپس گئے اور انہوں نے ریڈیو پاکستان پہ حملہ کیا. میرے خیال سے انہوں نے آن ایئر اتنی غلط بیانی کر دی ہے کہ یہ آرٹیکل 63 کے زمرے میں آتی ہے. پھر انہوں نے یہ بات کی کہ جی چونکہ ان کو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ یہ واقعہ کب ہوا تھا, یہ واقعہ ہوا تھا 10 مئی کو. انہوں نے ایک اور غلط بیانی کی کہ جی میں نے اگلے دن میں نے جا کے ریڈیو پاکستان کا وزٹ کیا, اور اگر یہ اگلے دن گئی ہوتی تو مطلب پھر یہ 11 مئی کی ہوتی. اور میرے خیال سے خان صاحب کی جو ضمانت ہوئی تھی وہ 12 مئی کو ہوئی تھی, اور اس کے بعد خان صاحب زمان پار گئے. لیکن جو یہ واقعات ہوئے تھے یہ 9, 10 اور مئی کے درمیان میں ہوئے تھے, اور ہمارے جو پرامن پروٹیسٹ تھا, اور وہ پروٹیسٹ قلعہ بلائے سار کے سامنے تھا, اور اس میں ہمارے ہی لوگوں نے بہت سے ایسے انتشاریوں کو پکڑا جو مفلڈ فیسز تھے, جنہوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے, اور ہمارے ہی لوگوں نے ان کو پکڑا جو وہاں پہ بھی آگ لگانے کی کوشش کر رہے تھے, جن کی ویڈیوز آج بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. انہوں نے یہ بھی بات کی کہ جی لوگ گئے, پھر سوشل میڈیا پہ تصویریں آئیں اور پھر وہ تصویریں ڈیلیٹ کرائی گئی. یہ بھی غلط بیانی ہے. تمام تر تصویریں اور پکچرز آج بھی موجود ہیں. جو جب پرامن ہوتے تو آپ کو اپنا ریکارڈ ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم کوئی پی ایم ایل این تو نہیں ہے کہ ہم بھاگتے پھریں گے. اب بات ہوئی جی فورینزک رپورٹ کی. انہوں نے ایک اور بات بھی کی کہ جی 13 سال سے ان کی حکومت ہے, کوئی فورینزک لیبارٹری نہیں ہے, اور حالانکہ جو ان کی سابقہ پارٹی تھی انہوں نے بھی 5 سال گزارے ہیں. یہاں پہ لیبارٹری بھی ہے, یہاں پہ سارا کچھ کیا جا سکتا ہے, لیکن ہوا کیوں نہیں؟ میں آپ کو اس کی طرف آتی ہوں. آپ اندازہ لگائیں کہ جو یہ رپورٹ ہے اس میں یہ مینشن کیا گیا ہے کہ 19 دسمبر کو ہمارے پاس USB میں ایک ویڈیوز آئیں جن کی ہم نے فورینسک کرائی ہے, اور یہ اس کی رپورٹ ہے. ان میں سے جو چیدہ لوگوں کو کیا گیا ہے, میں انہی کی طرف آؤں گی. سہیل افریدی صاحب کی ایک ویڈیو جو زمان پار کی ہے, جب خان صاحب کے گھر پہ 36 گھنٹے کا آپریشن ہو رہا تھا, اس ویڈیو کو سہیل افریدی صاحب کی پروفائل سے میچ کر کے کہا جا رہا ہے کہ جی یہ تو ریڈیو پاکستان پہ حملہ ہے. یہ ایسی بات ہے جیسے میں آپ کے پروگرام میں بیٹھی اور کوئی یہاں سے کوئی ویڈیو اٹھا لے اور پھر میرے پروفائل پکچر کے ساتھ میچ کرے کہ جی یہ تو ریڈیو پاکستان پہ حملہ ہے. تو یہ باقی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان پہ بھی اسی طرح کی ان کی ویڈیوز. مشال صاحبہ ظاہر ہے آپ دونوں چونکہ پختونخوا سے آپ کا تعلق ہے, دونوں آپ خواتین, میں فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کری ہوں نا جی. میں کیونکہ یہ فورینسک لیب ہے پختونخوا میں الزام تراشیوں پہ نہیں جاؤں گی, میں بلیم گیم پہ نہیں جاؤں گی, میں اسٹریٹ فیکٹس اینڈ فگر پہ بات کرتی ہوں. مجھے خوشی ہوتی ہے اگر آپ کی کوئی لیگل مائنڈ سامنے بٹھاتی تو ہم زیادہ ٹیکنیکلی اور لیگلی بحث کرتے تو عوام کو بھی زیادہ حقیقت کا پتہ چلتا. اب لیگلی آتے ہیں چونکہ نہیں فورینسک لیب ہے. مشال صاحبہ اتنا ضرور بتا دیں کہ فورینسک لیب ہے پختونخوا میں. جی بالکل ہے. تو یہ کاؤنٹر چیک کرا لیں. تو کاؤنٹر چیک کرا لیں. سمر صاحبہ کہہ رہی ہیں آپ وہاں سے بھی ان کی جانچ کروا لیں. سمر صاحبہ کو کیا یہ بات پتا ہے کہ یہ جتنے بھی کرمینل کیسز ہو رہے ہیں جو عدالتوں میں ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں, ان کی فورینسک کہاں سے ہوتی ہے؟ کہاں سے ہوتی ہے؟ کوئی جواب ہے ان کے پاس؟ دیکھیں اس طرف آ جائیں. فورینسک کی یہ حالت ہے کہ جب میرے ہسبینڈ کی شہادت ہوئی تو میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ 4 مہینے بعد یہ کہا کہ وی ہیو اٹس اے ڈیڈ اینڈ, ہمیں کوئی کچھ نہیں بتا رہا. اور بھی 24 لوگ شہید ہوئے, ان کی بھی فیملیز روز پوچھتی ہیں. میں نے کہا ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہوا ہے اور ہم نے DNA ٹیسٹنگ کے لیے بھیجا ہوا ہے. تو آئی آسکڈ اے کوسچن, ٹیسٹنگ اگینسٹ واٹ؟ میں کہا آپ لوگوں کے پاس DNA لیبارٹری ہے پختونخوا میں؟ کہتے نہیں ہے. تو ہم وہ DNA بھی اٹھا کے ہوا میں ٹیسٹ کریں. اب ہم نے اگر صرف ڈبہ ٹک کرنا ہے
या बॉक्स टिक करना है कि जी हम डीएनए टेस्टिंग करें, फोरेंसिक लेबोरेटरी करें। इन्होंने कमीशन बनाया हुआ है, ये क्रॉस चेक कर लें, ये क्रॉस वेरीफाई कर लें। अगर इनका कमीशन इतना सही है, रेडियो पाकिस्तान ने इनको क्यों चैलेंज किया? रेडियो पाकिस्तान के एम्प्लॉइज से उस वक्त मैं मिली थी, इन्होंने जो आई वुड नॉट लाइक टू पास सही हुआ मिसाल साहिबा जी, ठीक है। हम फोरेंसिक की बात कर रहे थे कि फोरेंसिक लैब आपने कहा, आपके ख्याल आप कह रही है वहां पे, और समर साहिबा कह रही है कि डीएनए की भी वहां नहीं है। फिर ठीक है, मैं आपको ये बताती हूँ कि ये लाहौर से क्यों चेक करवाया गया है। मैं आपको उसी तरफ आ रही हूँ ना जी, ये बता दें फिर हम रजा साहब पे 2.5 इयर्स बाद एक 19 दिसंबर को यूएसबी में एक वीडियो जाती है, 2.5 इयर्स बाद, सही है। जितनी भी एफआईआर हुई हैं, मेजॉरिटी में एक्विटल हुए हैं, जमानतें नहीं हुई हैं, एक्विटल हुए हैं। लीगली जमानत और एक्विटल में जमीन आसमान का फर्क होता है। जितनी भी एफआईआर रहती हैं, जिस तरह तैमूर जागड़ा साहब ने कहा, इरफान सलीम साहब ने कहा कि जी हम तो इसमें नॉमिनेटेड भी नहीं है जी, मेजर एफआईआर छोड़े, हम तो सप्लीमेंट्री में भी नॉमिनेटेड नहीं है, उसके बावजूद और ट्रायल 342 के स्टेज पे पहुंचे हुए हैं। अब इस स्टेज पे यूएसबी में वीडियो भिजवा के कह रहे हैं कि जी, मैंने आपको बताया ना कि जैसे इनका तो क्या भरोसा है, आपके प्रोग्राम से मेरी वीडियो उठा लेंगे और मेरे प्रोफाइल से मैच करेंगे। अच्छा, ये बहुत दिलचस्प मिसाल है कि ऐसे ही ठीक है ना, सही हुआ। यानी कि ये अच्छा, रजा साहब ना, मैं मिसाल साहिबा मैं अर्ज करूं, रजा साहब जो हैं वो एक तो कॉन्स्टिट्यूशनली भी काफी मतलब उनकी अच्छी वो लर्नेड हैं और कानून आइन बहुत अच्छा समझते हैं। पूछ लेते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं ना, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, मुझे पता है कि लीगली केसेस की क्या पोजीशन है, लीगली केसेस बताएं जी रजा साहब। आप अपने मुखालफीन का मेरिट पे दिफा करेंगे? रजा साहब बताएं ये बात, और ये साथ साथ इसमें इजाफा कर देंगे सुहेल आफरीदी की आपने अच्छी मेहमान नवाजी की है। ये आपने वहाँ जलसा गाह में जब रोडें ही आपने ब्लॉक कर दी, तो जलसा गाह और बागे जिना खोलने का क्या मकसद सर? वहाँ क्या हेलीकॉप्टर से लैंड करें? हो जाता है बड़े प्रोग्राम्स में, बड़े शहरों में एजिटेशन करने आए वज़ीर आला साहब, 2 रोज उन्होंने मेहमान नवाजी की, वो घूमते फिरते रहे, अपनी एक्टिविटीज करते रहे। कल रात बावजूद मुझे नहीं मालूम क्या हुआ जो उनकी गाड़ी फंस गई और लेट हुआ। अक्सर पर हाईवे पे ऐसा हो जाता है कि ट्रॉलर जो है पोर्ट की तरफ आ रहे होते हैं, पोर्ट से ट्रॉलर वापस जा रहे होते हैं, तो बाज़ तो ट्रॉलर को रात की मूवमेंट जो ट्रॉलर्स की हो रही होती है, कंटेनर्स की हो रही होती है। तो आई डोंट नो एक्चुअली व्हाट हैपेंड, वो जब तक वो खुद आके नहीं बताएंगे या कोई वहां से हमें आगाह नहीं करेगा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन अक्सर 3-3, 4-4 घंटे लोगों को डिले हो जाता है हैदराबाद टू कराची का सफर। और बागे जिना में जो आपने कारकुनान पे शेलिंग वगैरह की है, वो भी वो कह रहे हैं कि ये मतलब चले नहीं। देखें कहीं ना कहीं देखिए पुलिस मना साहब, जब लोग मॉब की शक्ल में बाहर निकलते हैं ना, जलचूस होते हैं, जलसे होते हैं, किसी जलसागाह की तरफ जाना होता है, पार्टी को प्रोग्राम देती है। और प्रॉब्लम ये है कि चूंकि पार्टी का बावजूद इस वक्त ग्राउंड पे कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं है, तो लोग जो निकल रहे होंगे किसी डिसिप्लिन में तो नहीं निकल रहे होंगे, मॉब्स की शक्ल में निकल रहे होंगे, हजूम की शक्ल में निकल रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं जो ज्यादती होती है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या करे? एडमिनिस्ट्रेशन के पुलिस का तो काम है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। तो कहीं ना कहीं ऐसे हालात में जहां इतने लोग बाहर निकल रहे हो, ऐसे वाकयात हो जाते हैं। तो ये ऑल बट नेचुरल है, ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज का हिस्सा होती है, तमाम सियासी जमातें इससे गुजरती हैं, नॉर्मल दिनों में भी ऐसा होता है। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। जहां तक ये बात है कि जी उनका जो आप बात करेंगे कानूनी तौर पे, देखिए कुछ मैटर्स होते हैं वो मीडिया के लिए ठीक है, खबर तक तो दुरुस्त है, लेकिन मिसाल बहन हमारी उसको मीडिया पे डिफेंड करें या समर बहन जो है हमारी उसके ऊपर बात करें, उसका यहाँ कोई फायदा नहीं है। अब फोरेंसिक की एक रिपोर्ट आई है, वो कितनी अच्छी है, अगर आर्गुमेंट, जस्टिफिकेशन, कोई डिफेंस हमारे पीटीआई के दोस्तों के पास होगा तो उन्हें वो कोर्ट में देना है, अदलिया के सामने देना है। यहाँ हमें देने से कोई फायदा नहीं। यहाँ एक बात हमें पता है कि 9 मई को ये दहशतगर्दी के वाकयात हुए, आतिशबाजी हुई, जिना हाउस कोर कमांडर हाउस लाहौर में जलाया गया, पेशावर में रेडियो पाकिस्तान जलाया गया। वो बेशक मेरा नहीं ख्याल 10 मई को जलाया गया, लेकिन अगर 10 को जलाया गया तो ठीक है, जलाया गया है। और उसके अंदर ये सब दहशतगर्दी के वाकयात है। अब उसकी जो कंटिन्यूएशन है वो ये है कि एक कॉल हुई थी एजिटेशन की, यानी कि इंसाइटमेंट टू, बेसिकली तो रैली की कॉल थी, लेकिन इंसाइटमेंट टू वायलेंस हो गई और बहुत सी जगह वायलेंस कमिट भी हुआ, आर्मी इंस्टॉलेशंस पे कमिट हुआ। तो अब ये सारा इल्जाम बेसिकली पीटीआई पे इसलिए जा रहा है कि उससे पहले जो इवेंट हुआ, जिस इवेंट की वजह से 9 मई हुआ, वो पीटीआई है और पीटीआई को डिफेंस करना है। अब दूसरा जो इन्होंने सूबाई असेंबली की कमेटी बना दी है, वो मैं समझता हूं कि बिल्कुल ही वो नॉन स्टार्टर है, इसलिए कि जिन लोगों पे इल्जाम हो
लेकिन अभी मिसाल साहिबा ने बताया ना कि उसमें ऑपोजिशन के भी उसमें अरकान हैं, उनके भी एमपी शामिल किए और गए उसमें कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसमें इल्जाम हो। नहीं, पार्टी पे इल्जाम है ना बहन आपकी, और आपकी पार्टी वहाँ गवर्नमेंट में है, और हम सबको पता है कमेटियों को गवर्नमेंट लीड करती है ना। फिर दूसरी बात है कि वो कमेटियां असकुस तो इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगी, उनको तो उन्हीं तहकीकाती इदारों के पास जाना है, चाहे वो पुलिस हो या एजेंसियां हो, उनसे मालूमात लेनी है ना। हमारा कोई एमपी है भाई या बहन, ऐसा तो नहीं है कि वो जाके तहकीकात शुरू कर देगा, और फिर वो जो तहकीकाती एजेंसी है वो गवर्नमेंट के अंडर है। सो ये नॉन स्टार्टर है, ये बेसिकली होना नहीं चाहिए था। एक क्रिमिनल एक्ट है, ठीक है, आप कहती हैं कि आपने नहीं किया, किसी ना किसी ने तो किया, ये तो आपने इस प्रोग्राम में ही माना कि वहां आग लगी है, आतिशबाजी जी, बल्कि वो तो कह रहे हैं कि वो चेहरा ढके हुए मफलर वाले लोगों को तो उनके कारकुनान ने पकड़ा वहां से। ये तो क्लेम है ना, ये कोर्ट्स में जाएगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हम और आप डिबेट करेंगे, हमारी बहनें बात करेंगी, उसका कोई फायदा नहीं है सर। इसमें लीगली मैं थोड़ा बता दूं, हम इनके जो मैं कह रहा हूँ, सब में इक्विट हुए हैं। मैंने अभी तक इस पूरे प्रोग्राम में बहन आपकी किसी बात को डिस्प्यूट ही नहीं किया। मैं तो कह रहा हूँ कि ये सारे आर्गुमेंट्स जो है ना, इस मीडिया पे बैठ के 1 घंटे के अंदर प्रेजेंट करने का फायदा कोई नहीं है। दिस इज ऑल द मैटर फॉर द कोर्ट्स नाउ। एविडेंस है, कोर्ट में जाएगा, प्रोसिक्यूशन होगी, आप डिफेंस करेंगी वहां जाके। लेकिन 9 मई नहीं हुआ, नहीं 9 मई हुआ है। क्या 9 मई की जिम्मेदारी पीटीआई पर आती है? बिल्कुल आती है, क्योंकि 9 मई से पहले जो इवेंट है, जो कि 9 मई की क्रिएशन का बाइस बना, वो पीटीआई के लीडर की कॉल है। तो दिस इज व्हाट द लीडर की कॉल सही हुआ, लीडर की कॉल। लेकिन वो कहेंगे ना कि ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, वो कहेंगे लीडर की तो कॉल, वो कहते हैं वो तो मैं जेल में था। खान साहब को तो आपको पता है, वो कह रहे थे मुझे क्या पता, जब वो अदालत आए हैं। पहले उन्होंने कहा था, जेल में जाने से पहले उन्होंने कहा था कि अगर मैं गिरफ्तार हूं तो क्या करना। ये कब कहा था उन्होंने? कहा था हाँ, सुबह बयान है ना, गाड़ी में बैठ। अच्छा, सुबह गाड़ी में बैठे। ओके, ठीक है, वापस आते हैं नाजरीन, इसको थोड़ा और मजीद प्रोब करते हैं। और ये कराची में क्या हुआ है, वैसे रजा साहब तो इसको रूटीन मैटर है, लेकिन जो वजीर आला सुहेल आफरीदी हैं वो तो ये कह रहे हैं कि तो आप मेरी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, अलॉन्ग विद ऑफ कोर्स दीगर जो पीटीआई कारकुनान थे। तो बड़ा संगीन एलिगेशन है। आफ्टर अ ब्रेक जी, वेलकम बैक नाजरीन। समर साहिबा, क्वाइट मैनी एक्यूजिशंस आई मस्ट से। एक तो ये कि जो वहाँ पर जो मेरिट है, जो केस का मेरिट है, उसके ऊपर भी उसको बहुत शदीद उसको ऑब्जेक्टिफाई किया गया है। और जाहिर है इसके अलावा ये कि मतलब सुहेल आफरीदी साहब अगर हैं, एक कोई प्रॉब्लम, क्योंकि वो एक मोबिलाइजेशन मुहिम कर रहे हैं, इस सारे के दौरान अगर उनके खिलाफ 2.5 साल बाद कोई चीज़ इरप्ट हो रही है, तो वो उसको इस एंगल से भी देखेंगे ना कि शायद ये कोई पॉलिटिकली या कोई उनको एक तरह से सॉर्ट आउट करने की कोशिश तो ना हो। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं, दिस इज समथिंग दैट आई हैव टेकन आउट ऑन ग्रॉक। Grok is run by Elon Musk, not by Pakistan Muslim League Nawaz. जी, जिस पे लिखा हुआ है the distance between Radio Pakistan Peshawar and Corps Commander House residence of Corps Commander in Peshawar is approximately 3 kilometers. Both locations are situated within or very close to central cantonment areas of Peshawar. So मिसाल साहिबा में भी आजकल अडियाला और अलीमा साहिबा के साथ अपनी झड़प में कंफ्यूज रहती है। मैं कंफ्यूज नहीं रहती, पेशावर इज माय हल्का, मेरा आबाई इलाका है, मुझे पता है कि कौन सी जगह कहाँ पे होती है। आपका हल्का नहीं रहा है। मुझे आपके कहने ना कहने से मिसाल साहिबा, मुझे आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप पहले अपनी पार्टी से अपना सर्टिफिकेट ले लें, जिसका हल्का है और जिसने उस हल्के के लिए कुर्बानियां दी हैं, जिसने उस हल्के के लिए शहादतें दी हैं, सबको पता है। हमें आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अपने लिए सीट कमा लिया, आप आगे जाएं। तो Oh gosh, that's Mishal Sahiba. If she's going to talk in the middle of my conversation, so this is not going to go on. देखिए जी, सुहेल आफरीदी साहब, जो और लोग इस रिपोर्ट में मेंशन थे, वो सारे लोग उस दिन प्रेजेंट थे। और हम बहुत अरसे से कह रहे हैं, मैंने आपके शो पे भी मुताद्दिद दफ़ा कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो करंट लीडरशिप है आजकल, जिनके हवाले पुख्तूनख्वा हुआ है, वो सब इस जो आर्सन का अटैक था, ये टेररिस्टिक अटैक था, इसमें ये इन्वॉल्व थे। मुराद सईद साहब की वॉइस नोट्स मौजूद हैं, जब वो लोगों को डायरेक्ट कर रहे हैं। मुराद सईद साहब क्यों नहीं आगे आते? अगर उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, इतने वो पाक साफ दूध के धुले हुए और पीसफुल प्रोटेस्ट लीड कर रहे थे, तो मुराद सईद साहब 9 मई के बाद क्यों सीन से गायब है, क्यों फरार है? कभी एक बाथरूम में बैठ के, कभी गाड़ी की डिग्गी में बैठ के वो क्यों अपनी वीडियोस बनाते हैं? शहबाज शरीफ नहीं है, मुराद सईद है वो। He knows that he's done something wrong. ये अब फंस रहे हैं,
یہ جو ان کا کیس تھا مجھے تو پرسنلی فیل ہوا ہے, میں نے یہ بہت دفعہ کہا بھی ہے, یہ ویزیبل تھے, ان کی ویڈیو ایویڈنسز تھے, ویڈیو ایویڈنسز سامنے آ گئے ہیں تو سب کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے. لیکن یہ جب کسی کے ساتھ کسی پوائنٹ پہ بیٹھتے نہیں ہیں, 2.5 سال بعد بھی تو وہ کویسچن کریں گے نا کہ یہ اب ایک پرانا واقعہ ہے. 9 مئی کے تو ابھی وہ کیسز سٹارٹ ہی نہیں ہوئے ان ڈیٹیل. 9 مئی پہ ان کی نااہلیاں ہو گئی ہیں, ان کی آدھی اسمبلی خالی ہو گئی ہے, اپوزیشن لیڈر چلے گئے ہیں. 2-4 سیٹیں جو ان کی خالی ہوئی ہیں, ابھی تو ان کی پروونشل اسمبلیز بھری ہوئی ہیں. یہ جو لوگ ہیں یہ Are you trying to imply کہ اب وہاں پر الگ کوئی مطلب 9 مئی کے مد میں کوئی مطلب بڑا کوئی جھاڑو پھرنے والا ہے؟ I don't have a better term to this. کیا مطلب ہے اس کا؟ 9 مئی کے جو کیسز ہیں وہ پائے تکمیل تک پہنچیں گے. اچھا. اور اس لیے پہنچیں گے کہ کل ان کی طرح اٹھ کے کوئی پاکستان کی ریاست کو یا پاکستان کے ساتھ پھر ہرٹ نہ کر دے, پھر جا کے چاہی کے مجسمے کو جلان آئے, پھر جا کے ریڈیو پاکستان کو, پاکستان ٹیلی ویژن کو جلان آئے. بٹ دے ڈو سے کہ ظاہر ہے وہ ہمارے نام پہ کسی اور لوگوں نے کیا, تو یہ بھی تو بہت بڑا ایک ایلیگیشن ہے. تو یہ ان لوگوں somebody needs to probe this also. بالکل, یہ اپنے ان کے پاس شواہد ہوں گے نا. یہ تو وہی بات ہے کہ چھینک بھی مارتے ہیں تو اپنی ویڈیو بناتے ہیں, تو ان کے پاس ہونی چاہیے, ان کی ویڈیوز ہونی چاہیے, ان کی پکچرز ہونی چاہیے, وہ بھی سامنے دیں. اسی فورینسک لیب میں لے کے جاتے ہیں. انٹرسٹنگ. سمر لیٹس ٹیک اٹ ٹو دی سیم فورینسک. اچھا, یہ ناٹ اے بیڈ آئیڈیا جی. مشال صاحبہ, سینیٹر صاحبہ, یہ وہ کہتے ہیں اسی فورینسک لیب میں لے کے جائیں. مراد سعید صاحب کے ویئر اباؤٹس پہ بھی بات انہوں نے کی, وہ آپ کے ساتھ ہی آئی ریکال کہ وہ سینیٹر کے بنے ہیں. وہ بہرحال یہ بات ایک فیکٹ ہے کہ وہ منظر عام پر نہیں ہے. اور ایک اور بات کا جواب ضرور فرمائیے گا کہ اگر آپ, یہ بات درست ہے کہ کچھ کیسز میں بریت ہوئی ہے, ایکویٹل ہوا ہے, اگر انہی عدالتوں سے یا اسی لیگل پروسیس کے تھرو آپ کو سزائیں ہوتی ہیں تو آپ کیا ان کو بھی اتنی ہی ایک فراغ دلی سے تسلیم کریں گے جتنے آپ ایکویٹل کو تسلیم کر رہے ہیں؟ دیکھیں مونا صاحبہ, پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ وہ مراد سعید ہے, کوئی شہباز شریف نہیں ہے کہ ڈگی میں بیٹھ کے جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ہمارے لیڈر نے سامنے سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مقابلہ کرنا سکھایا ہے, ڈگی میں بیٹھنا نہیں سکھایا ہوا. پھر انہوں نے بات کی جی کہ گروہ کی کہ میں ذرا 3 کلومیٹرز دور ہے. ہم بتا رہے ہیں کہ جی ایک مشرق پہ ایک مغرب پہ جو یہ لوگ کھڑے ہوئے تھے, اور جہاں پہ میں نے کہا کہ ہم نے ہے تو کینٹونمنٹ ایریا کی ویسینٹی میں نا, وہ جیسے انہوں نے گروک سے پوچھا ہے جی, وہ یہ بھی پوچھ لینا گروک سے, زیادہ آسان ہے. اچھا ٹھیک ہے, ڈائریکشنز کا چیک کر لے, وہ بھی بتا دے. ہمت نہیں ہوگی ان کے بتانے والی, لیکن خیر میں ذرا پھر زیادہ تفصیل سے بتا دوں کہ ہم نے جو لوگ پکڑے ہوئے تھے, یہ قلعہ بلائیسار جو ان دونوں جگہوں کے درمیان میں آتا ہے, وہاں پہ ہم نے نقاب پوش لوگ پکڑے جو آگ لگانا چاہتے تھے. ہم تو اسی بات پہ آ رہے, ہم لاجک سے جواب دے رہے, ہم دلائل سے جواب دے رہے, چونکہ ان میں اب انہوں نے نئی پارٹی جوائن کی ہوئی ہے, تو وہ یہ اپنی پارٹی میں نمبر بڑھانے کے چکر میں اس طرح باتیں کر رہی ہے, تو میں افسوس ہی کر سکتی ہوں. دوسری بات انہوں نے کی کہ جو یہ ان کا حلقہ ہے, بالکل ان کا حلقہ نہیں ہے. ہم بالکل شہداء کے ساتھ ہے, اور ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو ان کے سسرال کی فیملی نے اپنی شہید ہوئے ہیں. اور جو حاجی بلور صاحب ہے وہ وہاں ہولڈ رکھتے ہیں کائنڈ آف, چونکہ انہوں نے شہید ہے, لوگ ان کی عزت کرتے ہیں, باقی ان کی کوئی عزت نہیں ہے, تو یہ اس طرف نہ جایا کرے. اور نہ ہی میں اسی پارٹی کی ہوں, میری اسی پارٹی کی نرسری سے میں پیدا ہوئی ہوں, اور اسی پارٹی کی نرسری سے میں سینٹ میں پہنچی ہوں. میں نے سیٹ کے لیے اپنی لائلٹیز تبدیل نہیں کی ہے. اب میں آتی ہوں لیگلی پوائنٹ کی طرف. نہیں مشال صاحبہ, آپ نے چونکہ ان کے اوپر وہ بات کی ہے, وہ انہوں نے بھی تو آپ پہ وہ کی ہے, وہ علیمہ صاحبہ نے بھی, آپ کو یاد ہوگا آپ کے سینیٹر بننے پہ انہوں نے بھی کافی دفعہ تنقید کی ہے. تو دیکھیں جی, انہوں نے تنقید کی ہے یا تنقید نہیں کی ہے, وہ خان صاحب کی بہن ہے, میرے لیے قابل احترام ہے. مجھے خان صاحب نے سیٹ دی ہے, میں لائلٹیز چینج کر کے اپنے شہیدوں کا خون بیچ کے میں نے سیٹ حاصل نہیں کی ہے. مجھے اگر اس کے بدلے سیٹ ملتی تو میں کبھی بھی سیٹ نہ لیتی. اس طرف نہیں جاتے. غلط بات میری سیاست کو چھوڑ کے اگر یہ اپنی بات کر لیں یاد رکھیں گی تو میں بات کر لائف تنشیز. یہ تھوڑا نا بالکل پرسنل اس پہ بالکل آپ دیکھیں جی, ہر کسی کو گریز کرنا چاہیے. آپ نے شروع کیا ہے, اچھا سینیٹر صاحب یہ ضرور فرمائیے گا, بھی حوصلہ رکھا کرے. مراد سعید صاحب کے ویئر اباؤٹس پہ آپ نے بہرحال اس کا ایک سیاسی جواب فرمایا. آپ نے کہا کہ وہ شہباز شریف نہیں ہے, چلے وہ سیاسی جواب ہے, لیکن مطلب فیکچولی اسپیکنگ بھی ایک سوال ہے
کیونکہ ان کے نام سے منسوب کر کے کئی ایکوزیشنز ہیں, اگر وہ خود سامنے آئیں. مونا صاحبہ اگر آپ گارنٹی لیتی ہے کہ مراد سعید, چونکہ ان کو پشاور ہائی کورٹ نے اہل کروا کے الیکشن میں انہوں نے کنٹیسٹ کروایا, وہ سینٹ میں پہنچے, اگر آپ اس کی شورٹی لیتی ہے کہ پشاور ہائی کورٹ ان کو پروٹیکشن دے گی سینٹ تک پہنچنے میں, اور وہ سینٹ تک پہنچ جائیں گے اور حلف لے لیں گے تو وہ کل ہی آ جائیں گے. نہیں ہے, اس ملک میں آئین نہیں ہے, جب تک اس ملک میں قانون اور آئین نہیں ہے, جو ہمارے لوگ جو ان کے ٹارگٹ لسٹ پہ ہیں وہ اوبیسلی وہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے پیچھے رہیں گے, یہی ہے. اور میں آتی ہوں دوسری, جی گو اہیڈ. جی میں دوسری طرف آتی ہوں. سما صاحبہ کو شاید یہ بات نہیں پتا کہ ان کو کوئی لیگل نالج ہے ہی نہیں, نہ ان کو کیسز کے بارے میں پتا ہے کہ جی خیبر پختونخوا میں کتنی ایف آئی آریں ہوئی تھی, ان ایف آئی آرز کی پوزیشنز کیا ہیں. خیبر پختونخوا میں جی 356 ایف آئی آریں ہوئی تھی 9 مئی کے بعد, 356 ایف آئی آریں میں ریکارڈ پہ لا رہی ہوں. اور اس کے بعد اس میں جی اور اس میں 300 پلس ایف آئی آر کواشٹ ہوئی ہے, صحیح ہے, ڈبل جیپرٹی پہ ہوئی ہے. جنہوں نے جو یہ بات ہوئی نا 9 مئی کی یا 10 مئی کی, جو پشاور اے ٹی سی نے ایکویٹل کرایا ہوا ہے, تو یہ پشاور اے ٹی سی نے آلریڈی ایف آئی آرز میں ایکویٹل کرایا ہوا ہے, صحیح ہے. اب کوئی اور ایف آئی آر میں جس میں آپ نہ میجر ایف آئی آر میں نومینیٹڈ ہو, نہ سپلیمنٹری میں نومینیٹڈ ہو, اور آپ کہیں سے 19 دسمبر کو پنجاب بھجوا دے کوئی یو ایس بی میں ویڈیوز اور کہیں کہ جی یہ 9 مئی کی تھی, اور جب رائٹ, یہ 19 دسمبر والی جو بات ہے یہ بہرحال آپ نے بار بار کی ہے کہ یہ 19 دسمبر کو کیوں یاد آیا, یہ سوال صحیح ہے, درست ہے. اچھا مجھے چونکہ میں جلسے کی بھی ایک اپڈیٹ میں مجھے تھوڑا ٹائم دیجیے. انہوں نے بات کی کہ پشاور میں کوئی فورینسک لیبارٹری نہیں, جلسے کی اپڈیٹ جی فیس 5 میں لیبارٹری ہے, ان کو نہیں پتا ہوگا کہ ان کا ہم نے کیونکہ نہیں وہ عرض اس لیے تھا مشال صاحبہ کیونکہ ٹو ایوری ون آلسو کیونکہ جلسہ چل رہا ہے. بات کی ہم ان کیسز کو لیگلی فائٹ کر رہے ہیں عدالتوں میں, اور جتنا ہم میڈیا پہ غلط بیانیاں نہیں کر رہے, ہم اس کو لیگلی فائٹ کر رہے ہیں, اور اسی وجہ سے ہمیں ریلیف مل رہے ہیں. کریکٹ. اور اچھا میں امپورٹنٹ چیز ہے مشال صاحبہ, اس مدعے کو بھی ذرا آنے دیں تاکہ ہم اسی تسلسل میں اس کو ڈسکس کر لیں. کوشش ہوئی ہے جو کراچی جلسہ تھا وہاں پہ ابھی بھی جو آرگنائزرز ہیں وہ پہنچے نہیں ہیں, اور جو قیادت ہے وہ ابھی تک پہنچی نہیں ہے. اور ایسے میں جو جلسے کا ٹائم تھا انٹرسٹنگ کیوں ہو گیا ہے, کیونکہ جو جلسے کی جو دورانیہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے. اب سندھ حکومت اور یہ جو سندھ کی انتظامیہ ہے وہ تو آ جائیں گے کہ چلیں جی اب آپ خالی کروائیں, جبکہ وہ لوگ تو پہنچے ہی نہیں ہیں ابھی تک. تو رضا صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے کیا ان کو سٹیج لگانے کی بھی اجازت نہیں دی؟ نہ وہاں سٹیج ہے, نہ وہاں کوئی ساؤنڈ سسٹم یا مائک وغیرہ کے انتظامات نظر آ رہے ہیں. تو یہ مطلب چلیں آپ کہہ رہے ہیں وہ دیگر روٹین میٹرز تھے, کم سے کم ان کو ایک سٹیج لگانے کی اجازت دے دیتے سر. اور آپ ہنس کیوں رہے تھے مشال صاحبہ کی گفتگو پہ, یہ بھی بتا دیں. نہیں, بیسیکلی مشال صاحبہ بڑے وہ آپس میں لگے ہیں دونوں ایک دوسرے کے اوپر, اس لیے میں ہنس رہا تھا کہ ہم ٹی وی پہ جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہمیں تو عوام سے بات کرنی ہوتی ہے نا, ایک دوسرے کے لیے تھوڑی ہم نے کرنا ہوتا ہے. تو جو بھی ہم بات کیا کریں وہ عوام کو اپنا آڈینس سمجھ کے کیا کریں. ہم ایک دوسرے کے اوپر اگر جواب در جواب کریں گے تو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جلسہ کی اجازت جب مل گئی تھی, اس کے انتظامات دیکھنا, اس کے ساؤنڈ سسٹم, یہ تو منتظمین کا کام ہوتا ہے نا. نہیں تو آپ اجازت ہی نہیں دیں گے سر, تو وہ پھر کہاں سے لگائیں گے؟ نہیں تو اگر اجازت نہیں ملی تو جلسہ کیسے ہو رہا ہے؟ این او سی تو مل گئی تھی نا, گورنمنٹ تو این او سی دے سکتی ہے, وہ گورنمنٹ نہیں دیتی, بیسیکلی تو ڈی سی دیتا ہے, ڈی سی کا کام ہے. اور میں نے آپ کو بتایا وہ جو باقی جنہ ہے, نہیں سن تو لیں, وہ نہیں ڈی سی بھی سندھ گورنمنٹ کا پاس ہوتا ہے. جو وہ جگہ ہے نا مونا صاحبہ, وہ ہے باغ جنہ, وہ قائد اعظم کے مزار کا حصہ ہے, اور اس کو مینج کرتا ہے قائد اعظم ٹرسٹ. سندھ گورنمنٹ مینج نہیں کرتی ہے. تو این او سی لینا, اس جگہ کی اجازت لینا, اس جگہ پہ جلسہ کرنا. بات آپ نے فرمائی ہے. اچھا باغ جنہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ سندھ حکومت کے انتظامیہ یا گورنمنٹ کی پراپرٹی نہیں ہے, اس کی جورسڈکشن نہیں ہے, قائد اعظم ٹرسٹ اس کو مینج کرتا ہے, جس کے جو قائد اعظم ٹرسٹ قائد اعظم کے مزار کو مینج کرتا ہے. آپ اسی سے اجازت لیتے ہیں, اسی سے این او سی لیتے ہیں, اسی کو فیس جمع کراتے ہیں. ڈسٹرکٹ کمشنر جو ہے وہ شہر میں ریلیاں نکالنے کی اجازت دیتا ہے, سڑکوں کو استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے ریلیز کے لیے. اور اگر کوئی سندھ گورنمنٹ کا گراؤنڈ ہوتا یا نیشنل پارک ہوتا اس کے قریب تو پھر وہ سندھ گورنمنٹ اجازت دیتی. تو اچھا یہ بتائیں, یہ رضا صاحب ایک بات کا جواب فرمائیں, ابھی تک وہ لوگ پہنچے نہیں ہیں. حلیم عادل شیخ صاحب کا ابھی ایک آیا ہے بیان, وہ کہتے ہیں ہم پہنچنے والے ہیں. آپ ان کو یہ تو نہیں کریں گے کہ اب آپ کہیں چلیں جی خالی کریں, اب آپ ٹائم ختم ہو گیا جو دورانیہ دیا تھا؟ ہوگا یہ کہ دیکھیں وہ پھر سندھ گورنمنٹ کا, دیکھیں چونکہ یہ ایک پبلک پولیٹیکل ریلی ہے اور اس کے ٹائم پہ دستخط ہوئے ہوں گے, اس کی ایس او پیز طے ہوں گی. اگر تو
वजीर आला साहब सोहेल हफीज साहब वहां जाकर इस काम को करते हैं बगैर किसी परमिशन की एक्सटेंशन के, तो बेसिकली ये इलीगल एक्ट हो जाएगा, गैर कानूनी हो जाएगा। तो वो जितने लोग फिर उनके साथ इस बात को करेंगे वो कानून तो ये ऐसा लग रहा है कि ऐसा आप तासुर दे रहे हैं कि एक नया कट्टा गालिबन वजीर आला सोहेल हफीज हो के खिलाफ सकता है। खुल मैंने सकता कहा है। ये मुमकिन है, ये मुमकिन है। इसीलिए बेहतर जो है कि सोहेल हफीज साहब जो है ना, मौलाना साहब 1 मिनट मुझे देंगे, सोहेल हफीज साहब जो है ना सिर्फ सियासी रहनुमा नहीं, अगर कोई सियासी रहनुमा होता ना तो वो तो ये काम कर जाता कि ठीक है जी चलो हम कर लेंगे, केस बन जाएगा, गिरफ्तार हो जाएंगे। अब एक चीफ मिनिस्टर है सूबे का जो आईनी हल्फ याफ्ता बंदा है, जिसने आइन पे हल्फ लिया हुआ है, आइन की पासदारी का, कानून की पासदारी का, और उसका खुद अपने सूबे में काम एडमिनिस्ट्रेशन करना है। तो वो अगर यहाँ खिताब करेंगे तो ये फिर सिंध गवर्नमेंट चाहेगी या बहुत आपने अहम बात फरमा दी है। बस ड्यू टू क्योंकि टॉपिक्स कई ज्यादा हैं और वक्त जाहिर है एक लिमिटेड ही होता है प्रोग्राम में। शफी जान साहब ट्वीट करके बता रहे हैं सिंध हुकूमत की जानिब से लाठीचार्ज, शेलिंग के बावजूद अवाम इमरान खान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। मतलब ये शेलिंग, लाठीचार्ज, आपने अभी इससे पहले कबल फरमाया कि ये रूटीन मैटर है, रास्ते बंद होना, ट्रॉलर्स आ जाते हैं, ये लाठीचार्ज भी रूटीन मैटर है, शेलिंग करना भी रूटीन मैटर है? लाठीचार्ज रूटीन मैटर नहीं है। देखिए लाठीचार्ज वही होता है, पुलिस इस एक्सेसिव फोर्स को जब भी इस्तेमाल करती है जब कहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो रही हो। अब मुझे पूरा यकीन है कि जी पीटीआई हर मॉब को तो कंट्रोल नहीं कर रही होगी ना। अब 100-200 अपराध चल पड़े हैं, उसमें अगर नौजवान लड़के हैं तो वो बड़ी शरारतें करते हैं। और पीटीआई के पास कराची में कम से कम ये प्रॉब्लम है कि उनके पास तंजीम नहीं है, नुमाइंदे ओहदेदार जरूर हैं, तंजीम नहीं है। वो तंजीम का काम होता है ना, लोगों को मैनेज करती है, रजाकार खड़े हुए होते हैं, तो रजाकार तो उनके पास है नहीं। तो ऐसे में कोई भी शरारत या कोई भी ऐसी एक्टिविटी होगी तो पुलिस तो उसको डिस्पर्स करेगी ना। इंटरेस्टिंग, ना सिर्फ ये कि उस जलसे को मॉनिटर करना है बल्कि आवाम को भी तो बचाना है। इस सड़क पे आप जबरदस्ती कब्जा कर लेंगे तो पुलिस को खाली कराएगी ना, रास्ता छुड़वाएगी। मुझे नहीं पता क्या हुआ होगा, लेकिन पुलिस जो है फिर मजबूर हो जाती है। अच्छा, मजबूर हो जाते हैं। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग पहलू है। सेनेटर साहिबा से जाहिर है इस बारे में भी तो हम 9 मई के ऊपर ज्यादा बात कर रहे थे, इस पहलू पे भी बात करना जरूरी है। देखिए ना, मिसाल के तौर पे सेनेटर साहिबा के जाने से पहले पिशावर में हमने कभी पिछले दिन देखा जब गंडापुर साहब की गवर्नमेंट कई दफा असातिज़ा मुजाहरे कर रहे थे मुजाहरे, तो पुलिस लाठीचार्ज कर देती थी, वाटर कैनन भी इस्तेमाल हुए। तो होता है जहाँ पे क्राउड कंट्रोल करना हो, सिचुएशन मॉनिटर करनी हो, मैनेज करनी हो, फिर पुलिस इन चीजों को इस्तेमाल करती है। बताइए समर साहिबा, अभी कई सारे इसमें अहम पहलू हैं, 9 मई वाला मामला है, लेकिन ये 2.5 साल का जो जवाब है ना, ये बड़े एक शिद्दत से चाहिए उनको और सबको, पीटीआई से जो ताल्लुक जिनका है, कि वाई आफ्टर 2.5 years पीटीआई वाले दिसंबर में भेजा है उन्होंने ये डेटा। अब पीटीआई वाले जिस कोर्ट में ये एविडेंस शो होगा वहां पे अपना ये जवाब दे दें कि 2.5 साल बाद ये आप लोग क्यों ला रहे हैं। देखें, टर्न बाय टर्न सारी चीज़ें हो रही हैं और हम डे 1 से ये कह रहे हैं, हुकूमत भी कह रही है कि जस्ट बिकॉज और बहुत सारा कुछ हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि 9 में किसी ने भूल गया है या 9 में की सज़ा और जजा नहीं होगी, या 9 में विल नॉट बी ब्रॉट, पीपल हु did 9th May will not be brought to task. They will be brought to task. It will be shown and it's being shown step by step in a very transparent manner. अब अगर हमने छुपाना था या इनके ऊपर बॉम्ब गिराना था तो डायरेक्ट ये कोर्ट में ये चीज़ आती, आ गई है। इन्होंने अगर चैलेंज करनी है चैलेंज कर दें, इन्होंने अपना काउंटर प्रूफ देना है वो काउंटर प्रूफ दे दें, लेकिन ये इन वीडियोस का काउंटर प्रूफ दे नहीं सकते। ये वीडियोस खुद ही अपलोड कराई गई हैं, हज़ारों लोगों ने, 100 हंड्रेड्स की तादाद में लोगों ने अपलोड कराई गई हैं। अब इनकी तारीख और ये बार बार तारीख पे बात करती हैं, वीडियोस की वेरासिटी पे बात नहीं करती, अपनी लीडरशिप के उस मौके पे होने पे बात नहीं करती। ये कामरान बंगश साहब का जो है वो एक ट्वीट है, ये भी दिखा दें, समर साहिबा से पूछ लेते हैं। एक ये भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है समर साहिबा, वो कहती हैं वजीर आला सुहेल आफरीदी की फोरेंसिक रिपोर्ट में तस्वीर 16 मार्च 2023 को ये जमान पार्क में वीडियो से ली गई है। एक तस्वीर है जिसमें सुहेल आफरीदी साहब ने अपना सर बांधा हुआ है रुमाल के साथ। जी, ये वो तस्वीर नहीं है, ये एक अलहदा तस्वीर है। लेकिन एक वो भी वीडियो है, वो आप कहते हैं कि वहां की है, वो बिल्कुल उस रेडियो पाकिस्तान की है, वो उस सूर्य पुल की है, जो एक वो मोड़ है जिसपे ये वाली पीछे पुल देखे और उसके पीछे कोर कमांडर हाउस है ये। अच्छा, इस वीडियो पे वो कहते हैं कि 26 नवंबर की है, क्या इस पे कह रहे हैं? ये जो ये था इसकी ये सर बांधे वाली वीडियो जो है, यूं से कि ये सामने क्या है, इनसे पूछ रहे सूर्य पुल के सामने क्या है।
किला बालिसार और किला बालिसार के पीछे रेडियो पाकिस्तान। अब ये मुझसे बार बार इस तरह पूछ रही हैं कि जैसे मैं पेशावर कभी नहीं गई या मुझे नहीं पता। सो ये नहीं, आप पेशावर की है, लेकिन जो आवाम के सामने आप गलत बयानी कर रही है तो उसके लिए मुझे आप यूं से कि ये जो सर बांधे वाली वीडियो है, ये पीछे विजिबल नजर आ रहा है, किसी से पूछ ले। मतलब अब मैं तो ये विजुअल या ये सड़क नहीं बना रही ना, इन्होंने बड़ी प्राउडली खुद अपलोड की थी, फिर बड़ी जब उनको पता चल गया कि ये तो कोई मैस मच गया है तो उन्होंने खुद डिलीट कर दी, लेकिन डिजिटल फुटप्रिंट तो रह जाता है ना। हाँ, राइट। अच्छा, ये द डिजिटल फुटप्रिंट ऑफ दैट। ये जो है इस वीडियो में एटलीस्ट जो पंजाब फोरेंसिक लैब है उन्होंने यही बात बोली है कि ये वीडियो एडिटेड नहीं है। मिशाल साहिबा, ये वीडियो एज इज है, इस पे अगर कोई काउंटर प्रूफ है। और ये रजा साहब की बात का भी जवाब फरमाइएगा कि ये आप लोग नहीं मुनज़्ज़िम इस तरह से करते थे मॉब को, जब गंडापुर साहब की गवर्नमेंट थी आप लोग भी वाटर कैनन असातिज़ा पे भी इस्तेमाल करते थे, तो अगर आपके वहाँ पर जो हुजूम है अगर वो बेकाबू हो रहे हैं, शरारत कर रहे हैं, तो ये सिंध हुकूमत का भी तो काम है ना अपने अवाम को बचाना। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं सिंध हुकूमत के इस जेस्चर का शुक्रिया अदा करूंगी जिस तरह उन्होंने सुहेल अफरीदी साहब को एयरपोर्ट पे आके रिसीव किया और जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए कुछ किया। अगर ये बरम 24 घंटे और रख लेते तो शायद जमहूरियत को लगा जो वेंटिलेटर है, ये जमहूरियत को थोड़ी और सांस आ जाती। चूँकि हमने पिछले रात को देखा कि सुहेल अफरीदी साहब के साथ क्या हुआ कि हैदराबाद से जब वो वापस आ रहे थे तो वो 7 घंटों में पहुंचे, और जब उन्होंने खुद उतर के वो आगे गए कि शायद कोई ट्रैफिक जैम हो तो देखा गया कि जी सिर्फ ट्रक खड़े किए गए, आगे कोई ट्रैफिक नहीं थी। सिर्फ उनका रास्ता रोकने के लिए उनको घंटों रोका गया और फिर उन्होंने जो मेन रोड से उतर के बयाबानों में जाके अपने लिए रास्ता ढूंढा और वो कराची पहुंचे। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। उनकी ज़िंदगी के साथ साथ उनके साथ जो लोग थे, जो स्टाफ थे, जो बाकी लोग थे, सबकी ज़िंदगियां ख़तरे में डाली गई, क्योंकि मेरे साथ ये रजा साहब एग्री करेंगे कि वो रास्ता सेफ नहीं है। वहाँ कभी कच्चे के डाकू होते हैं और कभी पक्के के डाकू होते हैं, तो वो बिल्कुल ही सेफ एरिया नहीं था। और उसके बावजूद सिंध गवर्नमेंट ने ये हरकत की। हालांकि सिंध गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि वो सिक्योरिटी इंश्योर कराते उस रास्ते की, क्योंकि एक वज़ीर आला वहाँ से गुजर रहा था। लेकिन चले उन्होंने ये प्रैक्टिस की। फिर इन्होंने, आपने बड़ी अच्छी बात की, इन्होंने हमें जलसे की इजाज़त दे दी मेरे ख्याल से तकरीबन 12 घंटे पहले। इनको ये ख्याल था कि जलसा हो नहीं सकेगा। जलसे की इजाज़त के बाद ना इन्होंने हमें स्टेज लगाने दिया, ना इन्होंने हमें साउंड सिस्टम लगाने दिया। हमारे साउंड सिस्टम की 3 गाड़ियां पकड़ी गई। जो लोग आए कुर्सियों के लिए। रजा साहब, आपने सुना ना, मैंने उनसे जब पूछा वो ये कह रहे थे ये तो आपका काम था ये लगाना, वो तो उन्होंने करके नहीं देना था ना। देखिए जी, हमारी 3 गाड़ियां पकड़ी गई। अब हम क्या करें, वहाँ हमारी हुकूमत नहीं है, वहाँ हमारी जो पुलिस है वो सिंध। आखिरी लास्ट वर्ड, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, लास्ट वर्ड टू रजा साहब, देन आई विल वाइंड अप। जी रजा साहब, मैंने कल भी देखा अफरीदी साहब ने बागे जिना का दौरा किया था, कारकुनान काम कर रहे थे। क्या कर रहे थे वहाँ पे लोग? अगर वो साउंड सिस्टम नहीं लगा रहे थे, स्टेज नहीं बना रहे थे, तो कल भी वो गए, उन्होंने बागे जिना का दौरा किया। वज़ीर भी कल से वीडियो डाल रहे हैं बागे जिना की, तो कर क्या रहे थे वहाँ पे? नहीं, साउंड सिस्टम की तो अलग उन्होंने कोई लोग हायर किए होंगे ना जिन्होंने लगाना होगा, इंस्टॉल करना होगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, कारकुनान तो नहीं लेके आएंगे ना स्पीकर। जब संडे को जलसा है, हाँ, तो सैटरडे को वहाँ ये सब काम हो जाना चाहिए था ना, जब वहाँ आजादी थी, मीडिया भी था। बट शी अक्यूजेस कि आपने उनकी गाड़ियां पकड़ ली साउंड सिस्टम वालों की। अफरीदी साहब ने खुद दौरा किया उस जगह का, उन्होंने तो ऐसी कोई बात जी, हमने कल उन्होंने दौरा नहीं किया था, परसों किया था, परसों दौरा किया था, सॉरी, लेकिन उन्होंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। ये तो जलसा बीबी, मिशाइल बीबी, आप तो खुद पॉलिटिकल वर्कर हैं, ऐसे बड़े जलसों के इंतजाम में तो 1-2 दिन पहले सब चीजें लग जाती। दौरा परसों किया था, 1 घंटे की इजाजत देते, 1 घंटे हमारी गाड़ियां जाने देते, तो हम 1 घंटे के अंदर अंदर अपनी और इजाजत कल मिली लगा देते। आपने नहीं, मैं आपको बताऊं, आप चेक करें। अगर आप करने देते सर, अगर आप करने देते तो जमहूरियत का बरम रहता। हमें ये यकीन हो जाता कि सिंध में आज भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत है, सिंध में आज भी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत। राइट नाज़रीन, वाइंड अप करना है मैंने, और थैंक यू, बहुत इंगेजिंग बात थी और बहुत मुतअद्दिद जो टॉपिक्स थे। थैंक यू फॉर गिविंग अस अ हियरिंग, और तमाम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।